सियासत में नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। क्या ये तय हो गया है कि सम्राट और निशांत ही नई सरकार होंगे? बिहार में कुछ लौ की सरकार बनने जा रही है। 18 मार्च 2026 जमुई में समृद्धि यात्रा का मंच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभा में पहुंचे। मंच से लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया, जनता को संबोधित किया, फिर सीधे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पास पहुंचे, उनके कंधे पर हाथ रखा और कुछ ऐसा कह दिया जिसे बिहार की नई सरकार को लेकर बड़ा इशारा कहा जाने लगा। बधाई और सब काम है, सब करेंगे, इतना अच्छा हो जाएगा। आप समझ लीजिए केंद्र का भी सहयोग है, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इस बयान के आने के बाद ये समझने में थोड़ी भी देर नहीं हुई कि इस बयान के मायने क्या है। जो व्यक्ति 20 साल से बिहार का मुख्यमंत्री है, जो अब सीएम की कुर्सी छोड़ राज्यसभा जाने वाले हैं, उनका ये बयान इससे जोड़कर देखा जाने लगा है कि वो बिहार की बागडोर किसे सौंपने वाले हैं। तारीख 18 मार्च 2026, पटना का होटल चाणक्य। कुछ ही देर बाद एक और तस्वीर सामने आई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और सीएम नीतीश के बेटे निशांत एक साथ नजर आए। इस तस्वीर के आते ही कहा जाने लगा कि ये नीतीश के बाद बिहार की जोड़ी नंबर 1 होने वाली है। कहा जाने लगा कि सम्राट सीएम बनेंगे और निशांत उनके डिप्टी। तो क्या ये तय हो चुका है? सम्राट निशांत होंगे नए सरकार। तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर समृद्धि यात्रा के दौरान मुंगेर और लखीसराय में भी सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई। यहां तक कि अपने संबोधन के दौरान नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की तारीफ की और भाषण खत्म करने के बाद फिर से सम्राट चौधरी के पास गए और उनके कंधे पर हाथ रखकर एक बड़ा सियासी संदेश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। उनका केंद्र की राजनीति में जाना तय है। ऐसे में नीतीश के बाद सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा? और जो भी एनडीए की सरकार बनेगी, इन्हीं के नीतियों पर चलेगी, इन्हीं के उसूलों पर चलेगी, इन्हीं के कार्यक्रमों पर चलेगी। बिहार की राजनीति में जारी अटकलों के बीच सीएम नीतीश कुमार पिछले 12 मार्च से लगातार एक के बाद एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश योजनाओं का उद्घाटन करते हैं, मंच से भाषण देते हैं और सभा के आखिर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते हैं। बुधवार को जमुई में सीएम नीतीश कुमार ने 2 कदम और आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिया कि अब यही सब काम करेंगे। सब लोग मिलकर के हर इलाके के लिए काम कर रहे हैं और बिहार का भी काम हो रहा है और केंद्र का भी सहयोग हो रहा है। इसके बाद अटकलों का बाजार और तेज हो गया कि सम्राट ही सीएम पद के लिए नीतीश कुमार की पसंद है। राजनीतिक गलियारे में सम्राट चौधरी को लेकर जो चर्चा है, उसे और तब बल मिला जब गुरुवार को नीतीश कुमार ने पहले मुंगेर और फिर लखीसराय में सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई और अपने भाषण में जमकर तारीफ भी की। यही नहीं, नीतीश ने अपना संबोधन खत्म करने के बाद एक बार फिर सम्राट चौधरी के पास आ गए, उनके कंधे पर हाथ रखा और बड़ा संदेश दिया। सब लोग काम कर रहे हैं, इतना हो जाएगा कि आप सब तो बढ़ रहे हैं, खूब बढ़ जाएंगे, पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी कहते हैं कि नीतीश जी जो कहते हैं वो करते हैं और उनकी बात हर कोई मानता है। जी, लेकिन जो कह रहे हैं वही होगा। सम्राट बनेंगे, खुशी होगी जीतन राम मांझी को, सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार के मन से जो बनेंगे हम लोगों को जब खुशी होगी। ठीक। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व मिलकर मुख्यमंत्री चेहरे का फैसला कर लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जदयू और एनडीए मिलकर तय करेगा और बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। तो क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में लव कुश के बाद कुश लव की सरकार बनने जा रही है और पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है?
न्यूज 18 के लिए मुंगेर और लखीसराय से रवि एस नारायण, अरुण और राकेश के साथ पटना से धर्मेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं लखीसराय को सीएम नीतीश कुमार ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। समृद्धि यात्रा के तहत कजरा पहुंचे सीएम ने 326 करोड़ की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कजरा स्थित सोलर पावर प्लांट का निरीक्षण किया और जिला प्रशासन के लगाए गए स्टॉल्स का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। ये हालत है, अभी आज देख रहे हैं कहीं ऐसा है कि शाम में ही जाना है और सबको घर बंद है, ये सब तो कुछ नहीं है। लेकिन जो हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को और उसके पहले वाली जो सरकार थी उसी का ये सब धंधा था। और अब तो नीतीश कुमार जी ने कहा पूरे बिहार में 216 प्रखंड ऐसे थे जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पर कहा है इसी जुलाई महीने से जिस भी प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है, जुलाई महीने में सभी जगह डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया जाएगा। सभी क्षेत्र के अंदर आज विकास की गति बढ़ रही है। आज माता जानकी सीतामढ़ी में, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर कहीं न कहीं सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। तो बिहार में मां जानकी का मंदिर बिहार के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से जो शुरुआत है वो बिहार के शक्ति और वैभव को बढ़ाने का एक संकेतनाद है। बिहार की जो दुर्दशा थी 2005 के पहले, ये कजरा का इलाका पूरे पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ के नीचे का इलाका है। लोग शाम में घर से निकलने की तो बात छोड़ दीजिए, घर का दरवाजा भी खोलने के लिए कजरा के लोग तैयार नहीं रहते थे। इतना भय का वातावरण था और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब 2005 के नवंबर में बिहार की सत्ता संभाली तो इन्होंने नारा दिया न्याय के साथ विकास। और अब बात अनंत सिंह की। अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का रास्ता अब साफ हो चुका है। दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पटना हाई कोर्ट से अनंत सिंह को जमानत मिल गई। अनंत सिंह के जमानत मिलने के बाद समर्थकों का जोश हाई नजर आया। सभी अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जेल से बाहर आएंगे अनंत सिंह। अनंत को हाई कोर्ट से राहत। दुलारचंद हत्याकांड मामले में जमानत। जश्न और आतिशबाजी की ये तस्वीरें हैं बाढ़ की, जहां अनंत सिंह के समर्थकों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि छोटे सरकार जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं। मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में पटना हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी। विधायक जी को तो चुनाव में रंजिश के तहत फंसाया गया था, तो सब लोग जानते हैं। और विधायक जी कानून का सम्मान करते हुए विधायक जी ने सरेंडर किए विधायक जी। उसके बाद उनको न्यायालय पर विश्वास था, पूरा विश्वास था, और न्यायालय ने आज उनको जमानत दिया। पटना उच्च न्यायालय में इनका जमानत लंबित था, जिस पर आज फैसला आया है उसी में इनको जमानत दिया गया है। ये बेकसूर है, विधायक है, कोई भागने की संभावना नहीं है। इससे पहले राज्यसभा चुनाव के दिन अनंत सिंह ने कहा था कि वो जल्द जेल से बाहर आ रहे हैं। अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड मामले में जमानत मिली। 1 नवंबर 2025 को दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 2 नवंबर को अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस हत्याकांड में अनंत सिंह पर साजिश का आरोप था, लेकिन अनंत सिंह ने जेल रहते चुनाव जीता। मोकामा में उनके सियासी वर्चस्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनंत सिंह चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। राज्यसभा चुनाव के दिन अनंत सिंह ने कहा था कि अब उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे।
अनंत सिंह की रिहाई को लेकर उनके समर्थकों में उत्साह बढ़ता जा रहा है। अब समर्थकों को अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का इंतजार है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ बाढ़ से अनुरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। और अब बात लैंड फॉर जॉब केस की। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की याचिका को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया। लालू परिवार ने कोर्ट से कुछ दस्तावेज मांगे थे, लेकिन कोर्ट ने दस्तावेज देने से ही इनकार किया। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि हर दस्तावेज पाने का आरोपियों को अधिकार नहीं है। लालू परिवार की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक झटके पर झटका लग रहा है। 2025 के अंत में लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी को विधानसभा चुनाव में हार मिली। हाल ही में मार्च के महीने में राज्यसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी और अब लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की याचिका को खारिज कर दिया है। लालू परिवार ने कोर्ट से कुछ दस्तावेज मांगे थे। कोर्ट ने दस्तावेज देने से इनकार करते हुए कहा, हर दस्तावेज पाने का आरोपियों को स्वतः अधिकार नहीं। पहले अभियोजन अपने सबूत पेश करेगा, उसी आधार पर होगी सुनवाई। बिना ठोस बचाव के आरोपियों को अतिरिक्त दस्तावेज मांगने की अनुमति नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आरोपियों की ये मांग मुकदमे को लंबा खींचने की कोशिश है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब का ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी के बदले लालू परिवार और उनके नजदीकियों के नाम पर औने पौने दाम पर जमीन लिखवाई गई और इस मामले में 18 मई 2022 को केस दर्ज किया गया था, जिसमें लालू परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में हम पार्टी की ओर से दावते इफ्तार का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश कुमार, निशांत कुमार समेत कई नेता शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में मंत्री विजय कुमार चौधरी, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, उमेश कुशवाहा, रामकृपाल यादव समेत दिग्गज नेता शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में शामिल निशांत कुमार ने लोगों को रमजान की बधाई दी। इफ्तार पार्टी में जब जीतन राम मांझी से सम्राट चौधरी के सीएम बनने की संभावना पर सवाल पूछा गया तो जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार जो कहते हैं वो करते हैं। उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि सम्राट अगले सीएम होंगे। तो दिलीप जायसवाल ने आरजेडी की तरफ से इस बार इफ्तार पार्टी नहीं करने पर तंज कसा। बिहारवासियों को, देशवासियों को अपनी तरफ से, अपने पिताजी की तरफ से, सबकी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद देता हूँ और हर घर में प्रेम, भाईचारा, शांति बनी रहे, यही कामना करता हूँ। तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया। सम्राट चौधरी बन सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से एक बड़ा बयान, जिसमें नीतीश कुमार के पसंदीदा उम्मीदवार हो सकते हैं सम्राट। नीतीश कुमार पहले भी इसके कई बार संकेत दे चुके हैं। नीतीश जो ठान लेते हैं वो से ही करते हैं। जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को पता है कि उन्हें क्या करना है और जो उनकी इच्छा होगी वो सभी को स्वीकार होगा। पारदर्शी नेता है नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार जी बहुत पारदर्शी आदमी हैं और जो मन में सोचते हैं वो करते हैं। किसी के बारे में क्या सोचते हैं न करते हैं, कहते नहीं हैं। लेकिन यदि इंडिकेशन ऐसा दे रहे हैं तो माना जाना चाहिए कि वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। और हम भी समझते हैं कि लगता है कि सम्राट चौधरी जी ही नीतीश कुमार जी के एक इच्छित व्यक्ति हो सकते हैं सीएम के लिए। पता नहीं इस बार आरजेडी को और विपक्ष के लोगों को इफ्तार पार्टी से क्या एकाएक वो भूल गए हैं। तो अब ये तो वही बताएंगे कि क्यों इस बार अलग थलग वो रह रहे हैं। तो भागलपुर में आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में लूटे गए जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को भी यहां से गिरफ्तार किया है। बरामद जेवरात की बाजार में कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। दोनों आरोपी पिछले 3 साल से ट्रेनों में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पूछताछ में गिरोह के अन्य सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं।
अब पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी में जुटी हुई है। कि इन्हें बता रहे हैं कि पहले ये लोग किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाते हैं, ब्लेड से पॉकेटमारी करते हैं और ये कार्य 3 वर्षों से कर रहे हैं ये लोग, 3 वर्षों से। और संजय यादव और भी 2-3 जगह हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो बाराहाट का गिरोह है उसके पास ज़्यादा आभूषण है। तो एक हमारी टीम जिसमें कि आरपीएफ के भी लोग हैं, जीआरपी के, ये बाराहाट में ये लोग छापेमारी कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है सीतामढ़ी से, जहां अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस व्यवस्था पर चुनौती खड़ी करने की कोशिश की है। जिले के मेजरगंज थाना क्षेत्र के मुबारकपुर में दिन दहाड़े बैंक ऑफ बड़ौदा के सीएसपी संचालक से करीब 3.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बताते चलें कि बाइक सवार अपराधी सीएसपी केंद्र पर पहुंचे और पिस्टल के बल पर संचालक को डराकर नकदी लूट ली गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए यहां से फरार हो जाते हैं। दिन दहाड़े हुई इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर चुकी है। अपराधियों की पहचान के लिए आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। और अब बात वैशाली की एक ऐसी वारदात की जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। जी हां, एक मां को बच्चे के पीटने की सजा मौत दी गई। पति ने पत्नी को इसलिए पीट कर मार डाला क्योंकि उसने अपने बेटे को एक थप्पड़ लगा दिया था। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बेटे पर चलाया थप्पड़ तो पत्नी की हत्या। पत्नी को पीट कर उतारा मौत के घाट। थप्पड़ मारने पर मां को मिली मौत। वैशाली की इस घटना ने पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। वीरोपुर गांव में एक महिला ने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा, लेकिन उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। बेटे को थप्पड़ मारने पर पति ने पत्नी को पीट कर मौत के घाट ही उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति बेटे को लेकर घर से फरार हो गया। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है। अनु कुमारी की शादी 5 साल पहले राकेश कुमार से हुई थी। अनु ने पहले भी ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। बच्चा के मारा था दूसरों की, तो चलते टॉर्चर कर रहे थे। उसके बाद हम कहे कि हम सवेरे आएंगे। हम जब घर से चले अंधेरा बैंक तरफ स्कूल पहुँचे तब तक यहाँ से फोन आता है कि इसे मारा। अब इस सनसनीखेज वारदात की पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है, लेकिन इस वारदात ने पति पत्नी के रिश्तों पर सवाल तो खड़े जरूर कर दिए। किसी को ये अंदेशा नहीं था कि थप्पड़ मारने जैसी मामूली घटना इतनी बड़ी वारदात में बदल जाएगी। हर कोई इस घटना से हैरान है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। ईरान इजराइल युद्ध के बीच गुजरात के सूरत से बड़े पैमाने पर मजदूर पलायन कर रहे हैं। उनका कहना है कि गैस संकट के बीच 500 से 600 रुपए किलो गैस की कालाबाजारी हो रही है, जबकि उनकी दिहाड़ी मात्र 400 रुपए है। ऐसे में उनका गुजारा कैसे होगा और इसी चिंता में मजदूर अब अपने घर वापस लौट रहे हैं। जहां तक नजर जाती है सिर ही सिर, आदमी ही आदमी, चेहरे पर सिकन, माथों पर चिंता की लकीरें। कोशिश सिर्फ एक कि किसी तरह गांव पहुंच जाएं। अपनों के बीच अपनी माटी, अपने देश वापसी की प्रयास की तस्वीरें हैं ये। गैस ना मिलने के कारण हम जो है धंधा बंद कर दिया। कुछ पैसा नहीं मिला है। गैस जो है ब्लैक भाव में दे 4000 5000 की। इसके लिए मैंने गैस नहीं लिया। इसके लिए घर जा रहा हूँ। घर में खेती बाड़ी कुछ ना कुछ करूँगा। गुजरात के सूरत की तस्वीरें हैं और लोगों का ये हुजूम यूपी और बिहार से आए मजदूरों का है, जो यहाँ 2 वक्त की रोजी रोटी की खातिर आए थे, लेकिन ईरान इजराइल युद्ध के कारण गैस संकट के बीच घर वापसी को मजबूर है। गांव जा रहे हैं, 400 दिहाड़ी है, 400 500 600 का गैस मिल रहा है, फिर हम खाएंगे क्या और घर पे क्या भेजेंगे। 400 रुपए की दिहाड़ी कमाने वाले इन मजदूरों के सामने रोजगार का संकट नहीं है, संकट है गैस का। 1 किलो गैस की कीमत ब्लैक में 400 से 500 तक पहुंच चुकी है। ऐसे में कमाएं क्या, खाएं क्या और बचाएं क्या। जैसे हालात में घर वापसी को मजबूर हैं ये मजबूर मजदूर। प्रॉब्लम है कि 500 दिहाड़ी मिल रहा है और गैस का प्रॉब्लम है। कितनी मुश्किल बहुत ज्यादा है सर।
तो अभी गाँव निकल रहे हो? गाँव निकल रहे हैं। हालांकि गैस संकट के बीच मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए सूरत के उद्योगपतियों ने एक मेगा किचन भी शुरू किया है, जिसमें हर दिन 5000 से ज्यादा मजदूरों के खाने पीने और पार्सल से खाना पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बैठका में नक्की किया कि अपने को एक भोजनालय चालू करना चाहिए और एक रिजनेबल भाव से जो कारीगर को पोषण आवे वो हिसाब से अपने को उसको भाव देना है, पेट भर खाना देना है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में लोग पलायन को मजबूर हैं। वजह साफ है, संकट के इस दौर में परदेश में संघर्ष से बेहतर है अपने घर लौट जाना। सूरत से न्यूज़ 18 संवाददाता प्रतेश पटेल की रिपोर्ट। और नालंदा से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां चंडी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे गड्ढे में पलट गई। इस हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोग और पुलिस की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और अगली खबर पटना से, जहां पर नदी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक ट्रक से 7 कार्टन विदेशी शराब के अलावा 10.25 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने इस मामले में ट्रक ड्राइवर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ जारी है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, 3 वॉकी टॉकी के अलावा 7 एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किए। बता दें कि पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली थी कि सबलपुर 6 लेन पुल के नीचे एक ट्रक से कुछ संदिग्ध सामान को अनलोड किया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और इन्हें पकड़ा गया। ट्रक की तलाशी ली गई तो 508 लीटर विदेशी शराब के अलावा 10.25 किलो गांजा बरामद हुआ। सूचना पर थानाध्यक्ष नदी के द्वारा एक टीम गठित कर वहाँ 6 लेन पुल के नीचे जाकर छापामारी किया गया। तो वहाँ एक ट्रक पर एक ड्राइवर बैठा हुआ था, नीचे मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति सवार थे जो पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस बल के सहयोग से सब तीनों व्यक्ति को पकड़ा गया। तो चालक ने अपना नाम राजू कुमार बताया। तब मोटरसाइकिल में पकड़ा दोनों व्यक्ति कृष्णा राय और सुमित कुमार बताया। उसके बाद ट्रक की तलाशी ली गई। ट्रक के अंदर अंग्रेजी शराब बरामद किया गया, जिसका कुल लीटर 508 लीटर है। 10 किलो 200 गांजा बरामद किया गया। खबर पटना से, जहां सदर प्रखंड के अंचल कार्यालयों में सीओ और कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब साफ देखा जा रहा है। बिहार सरकार ने 3 सीओ को निलंबित कर दिया। बावजूद इसके हालात सामान्य नहीं हुए। कई अंचल कार्यालयों में अधिकारी गैर हाजिर नजर आए, जबकि कुछ फील्ड ड्यूटी का हवाला देते हुए नजर आए। हड़ताल की वजह से जमीन से जुड़े जरूरी काम जैसे म्यूटेशन और दाखिल खारिज पूरी तरीके से ठप पड़े हैं। आम लोग अपने आवेदन को लेकर कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। देखिए संवाददाता रजनीश कुमार की रिपोर्ट। राज्य सरकार की कार्रवाई के बाद भी राज्य भर के अंचलाधिकारी और कर्मचारी काम पर नहीं लौटे हैं और लगातार हड़ताल जारी है। जहां 1 महीने 10 दिनों से लगातार कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वहीं 10 दिनों से राज्य भर के अंचलाधिकारी भी हड़ताल पर हैं। पटना सदर की बात करेंगे तो यहाँ के जो अंचल अधिकारी हैं, उन्हें कल ही राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने निलंबित कर दिया है। यानी राज्य भर के 3 सीओ पर गाज गिरी है। उसके बाद न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है पटना सदर में, जहां पर एक साथ 4 अंचल कार्यालय चल रहे हैं और 4 सीओ बैठते हैं। सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए दीदारगंज के सीओ का कार्यालय है। सुष्मिता आनंद हैं अंचल अधिकारी दीदारगंज की। इनके चैम्बर में आप देखिए खाली पड़ी कुर्सी अब भी है और सीओ जो हैं हड़ताल पर हैं। यानी लगातार राजस्व सेवा के जो अधिकारी हैं वो डीसीएलआर में प्रमोशन के लिए हड़ताल पर हैं। कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन बैकफुट पर ना तो कर्मचारी आ रहे हैं और ना ही अंचलाधिकारी आ रहे हैं। और यहाँ पर जो आरटीपीएस है या अन्य जो छोटे मोटे काम हैं वो फिलहाल संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन सीओ के हड़ताल की वजह से व्यवस्था ठप है। क्या लग रहा है, ये हड़ताल का असर है? हाँ, हड़ताल का तो असर है सर। बहुत सारी चीजें पेंडिंग होंगी। हाँ, कुछ है, कुछ थोड़ा ऑफलाइन वाला चल रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हो जाए। क्या नाम हुआ आपका? संदेश कुमार जी, बताइए क्या स्थिति है अंचल की? ठीक है सर, दैनिक कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है और बाकी जो ऑनलाइन दाखिल परिमार्जन दाखिल खारिज जैसे कार्य भी लंबित में है थोड़ा।
वीडियो साहब को प्रभार मिला है ना? जी, प्रभार मिला है सर। डोंगल किनके पास है? डोंगल अभी एक्टिवेट वीडियो साहब के पास ही होगा सर। देखिए, ये सभी स्टाफ हैं और सभी दबी जुबान से यही कह रहे हैं कि काम प्रभावित हो रहा है। सीओ जहां है वहां पर कर्मचारी नहीं है और कई ऐसे कार्यालय हैं जहां पर कर्मचारी के साथ साथ अंचलाधिकारी दोनों हड़ताल पर हैं। सवाल उठता है कि आखिर लगातार कार्रवाई हो रही है लेकिन अंचलाधिकारी की मांगों पर ना तो विचार हो रहा है और ना ही वो बैकफुट पर लौट रहे हैं। ऐसे में जनता पिस रही है और कार्य बाधित है। कैमरामैन मनीष उनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18, पटना सिटी। विश्व गौरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है ताकि शहरीकरण और प्रदूषण से विलुप्त हो रही गौरैया के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। पटना में समाजसेवी नरेश अग्रवाल कई सालों से इस दिशा में काम कर रहे हैं। वे गौरैया के लिए घोंसले बनाकर घर घर इंस्टॉल करते हैं। उनका मकसद है लोगों को गौरैया के महत्व और उसकी सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाना। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस मनाया जाता है। शहर जरूर बदल रहा है लेकिन कहीं ना कहीं शहरीकरण के चक्कर में गौरैया हमसे दूर होती जा रही है। लेकिन कुछ लोग पटना में ऐसे ही हैं जो गौरैया को वापस लाना चाहते हैं और यही वजह है कि कुछ इस तरीके से गौरैया के घर को तैयार करते हैं। और सिर्फ ऐसे नहीं, आपको यहाँ पर कई खूबसूरत उनके घोंसले नजर आ रहे होंगे ताकि ये घोंसले आप अपने घर के बाहर लगा सकें, अपने बालकनी में लगा सकें और गौरैया की जो चहचहाहट है, जो उसकी खूबसूरती है, आप उसे महसूस कर सकें क्योंकि गौरैया धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। हमारे साथ नरेश अग्रवाल हैं जो पिछले कई वर्षों से इस तरीके से जो खूबसूरत घोंसले हैं गौरैया के वो तैयार कर रहे हैं। नरेश जी, गौरैया कितनी जरूरी है हमारे लिए? देखिए, गौरैया हमारी बिहार की राजकीय पंछी है। हाँ। और कहा जाए तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गौरैया विलुप्ति के कगार पे हैं और अगर अभी भी हम लोग नहीं संभले तो आने वाले समय में हम लोग बच्चों को केवल गौरैया को किताबों में दिखा पाएंगे, सामने नहीं दिखा पाएंगे। घर घर गौरैया हो, यही उद्देश्य के साथ कई लोग इस पर काम कर रहे हैं और खासकर जो समाज के लिए काम करते हैं उनका उद्देश्य ही है शहरीकरण की ओर जरूर हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन हम अपनी धरोहर को ना भूलें और गौरैया उसमें से एक है। इसीलिए ऐसे खूबसूरत उनके घोंसले तैयार किए जा रहे हैं ताकि घर घर गौरैया की चहचहाहट सिर्फ गौरैया दिवस पर ना बल्कि हर दिन सुनाई दे।